देखिए बेटे, लास्ट लेक्चर में हमने लेसन नंबर 1 स्टार्ट किया था फिर से, सिंस क्योंकि हमने बेटे रिवीजन स्टार्ट करना है तो हमने फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया था, फर्स्ट लेसन स्टार्ट किया था और फर्स्ट लेसन में हमने ऑन दैट प्रीवियस क्लास के अंदर फीचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स तक हमने कंप्लीट कर दिया था। हमने आपको बताया था भाई स्टैटिस्टिक्स दो टाइप की। देखिए बेटे, मैं आपको बता रहा था कि हमने लास्ट लेक्चर में लेसन नंबर 1 स्टार्ट किया था, उसका रिवीजन स्टार्ट किया था और हमने कहा था बेटे जो स्टैटिस्टिक्स होती है वो टू काइंड की होती है, एक होता है सिंगुलर नाउन, एक होता है प्लूरल नाउन। भाई स्टैटिस्टिक्स प्लूरल कैसे बेटे, एक बार देखिए, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स देखिए कभी एक अकेला नंबर जो होता है, अकेली न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, वो स्टैटिस्टिक्स का निर्माण कभी नहीं करती बेटे। स्टैटिस्टिक्स के निर्माण के लिए बहुत सारे डाटा, बहुत सारे आंकड़ों का होना जरूरी होता है। एग्रीगेट ऑफ डाटा यहाँ किया जाता है, सारे डाटा को इकट्ठा किया जाता है बेटे। तो क्योंकि बड़ी स्टैटिस्टिक्स में एक सिंगल डाटा का कोई लेना देना नहीं होता और इसीलिए सभी डाटा को इकट्ठा कर लिया जाता है बेटे, एग्रीगेट कर लिया जाता है, इसीलिए स्टैटिस्टिक्स एक प्लूरल नाउन होती है। क्या होता है? एक प्लूरल नाउन होता है बेटे, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स को हम प्लूरल सेंस में जब भी कहते हैं क्योंकि ये नंबर के साथ डील ना करके नंबर्स के साथ डील करते हैं बेटे। और स्टैटिस्टिक्स बनाने के लिए बहुत सारे नंबर्स हमें चाहिए, जैसे बेटे पॉपुलेशन हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट हो जाती है आपकी, ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर हो जाता है। तो इन सब चीजों के लिए हमें स्टैटिस्टिक्स को क्या मानना पड़ता है? एज अ प्लूरल नाउन। अब आ जाइए सिंगुलर एज अ, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर नाउन बेटे। तो सिंगुलर कैसे, अब इस रीजन को हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखिए, तो आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, स्टैटिस्टिक्स अ सिंगुलर नाउन। अ सिंगुलर नाउन बेटे, ठीक है। तो सिंगुलर नाउन की हम बात करेंगे। तो देखिए स्टैटिस्टिक्स सिंगुलर नाउन इसलिए होता है, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि स्टैटिस्टिक्स हमेशा सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट की जाती है बेटे। देखिए सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट की जाती है और एक चीज को हम सिस्टमैटिक जब बोलते हैं जब उसकी वेरियस स्टेजेस या वेरियस स्टेप्स होते हैं बेटे। तो स्टैटिस्टिक्स को इसके स्टेप्स में फॉलो करके या स्टेजेस में फॉलो करके ही कलेक्ट किया जा सकता है। उस स्टैटिस्टिक्स को कलेक्ट करने की अलग अलग स्टेज होते बेटे और हर स्टेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी स्टेज को हम स्किप नहीं कर सकते। तो स्टेज 1 में बेटे कलेक्शन ऑफ डाटा किया जाता है। देखिए हर स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सिंगल स्टेप की हम बात करेंगे यहाँ पर बेटे, हर सिंगल स्टेप की हम बात करेंगे और हर सिंगल स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला स्टेप होता है स्टैटिस्टिक्स में, जब आपको स्टैटिस्टिक्स फॉर्म करनी होती है, स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मेशन करना होता है, तो सबसे पहले हमें कलेक्शन ऑफ डाटा करना पड़ता है, डाटा को इकट्ठा करना पड़ता है बेटे। सेकंड स्टेज में क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, डाटा को वेल ऑर्गेनाइज हमें करना पड़ता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा करना पड़ता है, उन्हें व्यवस्थित करना पड़ता है बेटे। क्योंकि जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो वो अधूरे डाटा हमें मिलते हैं बेटे, बिखरे हुए डाटा मिलते हैं हियर एंड देयर, तो उन डाटा से काम नहीं चल पाता, तो इसीलिए हमें उन्हें क्या करना पड़ता है? ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशन के बाद प्रेजेंटेशन करनी पड़ती है बेटे, ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। प्रेजेंटेशन वाला हम लेसन कर चुके हैं बेटे, क्योंकि ये तो रिवीजन है तो आप समझ चुके हो। ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डाटा में बेटे क्लासिफिकेशन किया था हमने, टेबल वाइज उन्हें क्लासिफाई किया। प्रेजेंटेशन में हमने उन्हें डायग्रामेटिकल वाइज बेटे प्रेजेंट करके दिखाया था ताकि ज्यादा अच्छे से समझ आ सके बेटे। फोर्थ में उनका एनालिसिस किया जाता है डाटा का बेटे, डाटा का एनालिसिस के लिए उनका मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये सब चीजें फाइंड आउट की जाती है बेटे और लास्ट में कंक्लूजन ड्रॉन किया जाता है। तो एनालिसिस किया जाता है और लास्ट में आता है सबसे पहले इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस करने के बाद, विश्लेषण करने के बाद उन्हें इंटरप्रेट किया जाता है बेटे, उनसे कंक्लूजन निकाला जाता है, ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। तो अब सोच के देखिए बेटे, स्टैटिस्टिक्स में ये 5 स्टेप फॉलो किए जाते हैं और हर स्टेप का अपना एक महत्व है, हर स्टेप अपने आप में एक बहुत बड़ा काम कर रहा है, बहुत बड़ी वैल्यू जनरेट कर रहा है। तो जब हर स्टेप की बहुत वैल्यू है, हर सिंगल स्टेप, मैंने बोला कि भाई स्टैटिस्टिक्स आपका सिंगुलर नाम है, तो हर सिंगल स्टेप जो ये है बेटे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है, ठीक है। इसीलिए स्टैटिस्टिक्स को हम एक सिंगुलर नाउन भी कहते हैं, क्योंकि इसकी हर स्टेज
हर स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए मैं पढ़ देता हूं बेटे, स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर नाउन इन द सिंगुलर सेंस की हम बात करेंगे तो स्टैटिस्टिक्स मीन साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिकल मेथड। तो सिंगुलर सेंस में हम क्या बात करेंगे, साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। साइंस का मतलब यहाँ अगेन सिस्टमैटिक से है बेटे, कि सिस्टमैटिक ढंग से क्रिएट किया जाता है, सिस्टमैटिक ढंग से कलेक्ट किए जाते हैं, या फिर स्टैटिस्टिकल मेथड से बेटे। ये 5 मेथड होते हैं कलेक्ट करने के डाटा को, कलेक्शन, organization, presentation, analysis and in the end interpretation। तो every step बहुत इंपॉर्टेंट है, हर मेथड अपने आप में एक सिग्निफिकेंस रखता है, अपना महत्व रखता है बेटे, इसीलिए स्टैटिस्टिक्स को हम क्या कहेंगे, सिंगुलर नाउन भी कहेंगे। तो सिंगुलर नाउन्स में देखिए इट रेफर्स टू टेक्निक और मेथड्स फॉर कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा बेटे। तो यहाँ इनकी टेक्निक की बात की जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि हर स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, हर स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सिंगल स्टेप अपने आप में एक बड़ी सिग्निफिकेंस रखता है, इसीलिए स्टैटिस्टिक्स क्या है बेटे, इसीलिए स्टैटिस्टिक्स हमारी सिंगुलर नाउन है। आगे देखिए स्टैटिस्टिकल टूल्स की अब हम बात करते हैं। तो सिंगुलर नाउन आई होप आपको समझ आ गया होगा कि स्टैटिस्टिक्स हर एक सिंगल स्टेप में कलेक्ट की जाती है, इसके अलग मेथड होते हैं, इसका अलग साइंस यानी व्यवस्था होते हैं बेटे, इसीलिए ये एक सिंगुलर नाउन होता है। स्टैटिस्टिकल टूल्स की हम बात करते हैं, टूल्स का मतलब होता है उपकरण, यानी स्टैटिस्टिक्स यानी कि आंकड़े इकट्ठे करने में किन किन उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा, किन किन टूल्स का प्रयोग किया जाएगा बेटे। तो स्टैटिस्टिक्स टूल्स अब हमें देखने हैं। तो देखिए each stage of statistical study, तो हर जो स्टेज होती है बेटे, it involve the use of certain standard technique और method। तो हर स्टेप में कोई ना कोई टेक्निक या मेथड का प्रयोग किया जाता है। देखिए कलेक्शन ऑफ डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं बेटे, दो टाइप होते हैं, प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी खुद जाके कलेक्ट करते हैं, सेकेंडरी किसी और ने कलेक्ट किए वहां से हम लेकर आते हैं, तो इसके अपने अलग मेथड हो गए, टेक्निक हो गई। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा बेटे, क्लासिफिकेशन किया जाता है, टेबल फॉर्म की जाती है उसके द्वारा बेटे, ठीक है, रिटर्न में लिख के दिखाया जाता है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की जाती है, अलग अलग तरीके से किया जाता है बेटे। प्रेजेंटेशन पाई चार्ट हो गया, बार डायग्राम हो गया बेटे, हिस्टोग्राम हो गए, ठीक है, टाइम सीरीज एनालिसिस हो गए, बहुत सारे ठीक है मेथड होते हैं डाटा को प्रेजेंट करने के, एनालाइज करने के बेटे, मीन मीडियन मोड के थ्रू, कोरिलेशन के थ्रू और लास्ट में इंटरप्रिटेशन। तो हर स्टेप के अपने अलग अलग मेथड होते हैं बेटे, जिन्हें हम टूल्स कहते हैं, स्टैटिस्टिकल टूल्स कहते हैं बेटे। तो यही ये बता रखे हैं कि हर स्टेज में कोई ना कोई सिंगल टेक्निक या सिंगल बेटे मेथड का यूज किया जाता है। दीज मेथड और ठीक है टेक्निक्स आर कॉल्ड स्टैटिस्टिकल टूल्स। तो इन्हीं मेथड को हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिकल टूल्स कहते हैं, यानी डाटा को कलेक्ट करने में जिन भी मेथड का प्रयोग किया जाता है, जिन भी टेक्निक्स का यूज किया जाता है, दे आर कॉल्ड स्टैटिस्टिकल टूल्स। आगे देखिए देयर आर स्टैटिस्टिकल टूल्स फॉर द कलेक्शन ऑफ डाटा। देखिए कलेक्शन करने के अलग अलग टूल्स होते हैं, ठीक है, प्राइमरी सोर्स हो गए, सेकेंडरी हो गए, सेंसस मेथड हो गया, सैंपलिंग मेथड हो गया, ठीक है, एरे ऑफ डाटा हो गया, टेलीबार हो गया बेटे, तो अलग अलग यूज होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज किया जाता है। नीचे बता भी रखा है देखिए, कलेक्शन ऑफ डाटा में सेंसस सैंपलिंग टेक्निक यूज होती है, ऑर्गेनाइजेशन में एरे ऑफ डाटा और टेलीबार का यूज होता है, उसके बाद टेबल बनाई जाती है बेटे, प्रेजेंटेशन में टेबल हो गया, ग्राफ हो गए, डायग्राम हो गए, इनका यूज होता है। एनालिसिस में बेटे परसेंटेज निकाली जाती है, एवरेज, एवरेज यानी कि मीन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये सब चीजें फाइंड आउट की जाती है। और इंटरप्रिटेशन में बेटे मैग्नीट्यूड निकाला जाता है एवरेजेस का, या फिर रिलेशनशिप फाइंड आउट की जाती है बेटे, ठीक है। तो इस तरह से हम स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज करते हैं। आगे देखिए स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी स्टैटिस्टिक्स का क्षेत्र आता है आपके पास, किसका कितना बड़ा स्कोप है, इन्हें कहां कहां हम यूज कर सकते हैं बेटे। देखिए स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स बेटे। तो स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स में हम तीन अलग अलग कंसेप्ट पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स का नेचर क्या होता है बेटे, नेचर यानी कि प्रकृति, कि स्टैटिस्टिक्स एक्चुअल में है क्या, ये साइंस है या आर्ट है बेटे, ठीक है। साइंस में देखिए कुछ ऑब्जर्वेशन होते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं, और साइंस हमेशा सिस्टमैटिक तरीके से स्टेज वाइज, स्टेप वाइज कंप्लीट की जाती है।
और अभी अभी हमने देखा कि स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करने के भी 5 स्टेज होते हैं बेटे, 5 स्टेप होते हैं, तो इसीलिए ये साइंस भी होती है और आर्ट भी होते हैं, क्योंकि जो स्टैटिशियंस होते हैं बेटे वो अपनी बुद्धि का यूज करके, अपनी कला का यूज करके उन डाटा को इकट्ठे करते हैं। तो नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स पहले हम पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि ये दोनों ही है बेटे, ठीक है, ये दोनों ही, साइंस भी है और आर्ट भी है। नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सेकंड हम पढ़ेंगे बेटे सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में क्या सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है, क्या चीज एक्चुअली जो होती है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, किस चीज पर इसका फोकस होता है। तो सब्जेक्ट मैटर क्या है, तो इसका मेन फोकस किस पर है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। और फिर हम पढ़ेंगे लिमिटेशन बेटे, लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स यानी स्टैटिस्टिक्स की कमियां। जैसे बेटे स्टैटिस्टिक्स कभी भी क्वालिटेटिव डाटा रिकॉर्ड नहीं करती, गुणों के आधार पर स्टैटिस्टिक्स नहीं तैयार की जाती, ये इसकी कमी है। स्टैटिस्टिक्स को फॉर्म करने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यूज चाहिए, मैथमेटिकल वैल्यूज चाहिए, क्वालिटेटिव वैल्यूज का यहाँ कोई महत्व नहीं होता, ये इसकी एक लिमिटेशन है। तो ये तीन चीजें हमें पढ़नी बेटे। तो स्टार्ट करते हैं नेचर के ऊपर। तो नेचर में मैं पहले बता चुका हूँ, मुझे आपको बताना है कि स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली में है क्या, साइंस है या आर्ट है या दोनों है। तो इसका आंसर बेटे बोथ। तो जो स्टैटिस्टिक्स है वो साइंस भी है एज वेल एज आर्ट भी है बेटे, एज वेल एज आर्ट भी है। तो साइंस उस चीज को कहते हैं जो स्टेप वाइज कंप्लीट की जाती है, जो सिस्टमैटिक तरीके से कंप्लीट की जाती है, जिसके वेरियस स्टेजेस होती है। तो स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करने के भी वेरियस स्टेजेस हमने बताया, अभी अभी 5 स्टेजेस थे बेटे, ठीक है। कलेक्शन ऑफ डाटा था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा था, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा था, एनालिसिस ऑफ डाटा था और इंटरप्रिटेशन। तो क्योंकि बेटे साइंस की वेरियस स्टेजेस होते हैं, स्टेप होते हैं, और स्टैटिस्टिक्स की भी वेरियस स्टेजेस और स्टेप होते हैं, इसलिए स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, साइंस होती है बेटे। इसके बाद आता है आर्ट, की भाई क्या स्टैटिस्टिक्स का आर्ट भी है। तो आर्ट बेटे उसे कहते हैं, आर्ट में होता क्या है बेसिकली, हम थ्योरेटिकल नॉलेज ग्रहण करते हैं, बुक नॉलेज ग्रहण करते हैं, और बुक नॉलेज ग्रहण करने के बाद उसे रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में जाकर उसका यूज करते हैं बेटे। तो इसी तरह स्टैटिशियन को भी करना होता है, पहले तो उन्हें थ्योरेटिकल नॉलेज अडॉप्ट करनी पड़ती है, थ्योरेटिकल नॉलेज ग्रैब करनी पड़ती है, और उसके बाद उस थ्योरेटिकल नॉलेज को जाकर रियल लाइफ सिचुएशन में प्रैक्टिकली अप्लाई करना पड़ता है बेटे। तो इसीलिए जो स्टैटिस्टिक्स है वो साइंस एज वेल एज आर्ट दोनों है बेटे। तो बता रखा है आर्ट के रूप में स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है क्वांटिटेटिव डाटा टू रियल लाइफ प्रॉब्लम, कि भाई क्वांटिटेटिव डाटा को रियल लाइफ प्रॉब्लम से जोड़ना, व्यावहारिकता से जोड़ना बेटे, प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ना। तो डेफिनेटली स्टैटिस्टिशियन ये करते हैं बेटे, ठीक है, वो स्टैटिस्टिकल डाटा का यूज करके और उन्हें एनालाइज करके बेटे रियल लाइफ में इंटरप्रिटेशन करके देते हुए रियल लाइफ प्रॉब्लम के साथ बताते हैं। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, पॉपुलेशन हो गई, ये सारी रियल लाइफ प्रॉब्लम बेटे, भारत के सामने ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो स्टैटिशियन का ही काम होता है कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट डाटा कलेक्ट करना, पॉपुलेशन के डाटा कलेक्ट करना, ठीक है, जॉब्स के डाटा कलेक्ट करना, इंडस्ट्री के डाटा कलेक्ट करना, ये स्टैटिशियन का ही काम होता है, ठीक है। और ये डाटा कलेक्ट करने के बाद ये मीनिंगफुल कंक्लूजन प्रोवाइड कराकर देते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स दोनों ही बेटे, आर्ट एज वेल एज साइंस। सेकंड पे आते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स बेटे दो तरह से होती है, एक होती है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और एक होते हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स बेटे। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स देखिए, पहले इन्फरेंशियल बताऊंगा, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव अपने आप पता लग जाएगा। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स वो स्टैटिस्टिक्स होती है जो आपको कंक्लूजन ड्रॉन करके देती है बेटे, कंक्लूजन, ठीक है, निष्कर्ष निकाल कर देती है, रिजल्ट निकाल कर देती है, ठीक है। इसका फोकस इन्फरेंशियल का फोकस केवल और केवल कंक्लूजन या रिजल्ट या निष्कर्ष पर होता है बेटे। ये वो स्टैटिस्टिक्स है जो आपको परिणाम देती है, जो आपको निष्कर्ष निकाल के देती है। जबकि जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है बेटे, उसमें कलेक्शन ऑफ डाटा आ जाएगा, ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा आ जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा आ जाएगा, एनालिसिस भी आ जाएगा, लेकिन जो लास्ट स्टेप था ना इंटरप्रिटेशन का, वो नहीं आएगा बेटे। तो आपको यहाँ साफ साफ पता चल जाएगा कि जो स्टैटिस्टिक्स की स्टेज हमने अभी अभी पढ़ाई थी, 5 स्टेज, तो फर्स्ट 4 स्टेज, पहली 4 स्टेज तो होती है बेटे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की, ठीक है। इसमें डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, कलेक्ट किए डाटा को बेटे, ऑर्गेनाइज किए, ठीक है, क्लासिफिकेशन किया उनका, प्रेजेंटेशन कर दिया, बस। बट कंक्लूजन नहीं निकाला। कंक्लूजन जब निकालेंगे तो वो कहलाएगी इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो जो लास्ट स्टेप था बेटे इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, वो इंटरप्रिटेशन कवर होता है कौन सी स्टैटिस्टिक्स के अंडर, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर, जो आपको कंक्लूजन, निष्कर्ष या रिजल्ट निकाल कर देती है।
तो एक बार बुक की लैंग्वेज पढ़ देता हूँ बेटे। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक रेफर्स टू दोस मेथड व्हिच आर यूज्ड फॉर कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एज वेल एज एनालिसिस। वही बात इन्होंने बोल दी कि भाई डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं डाटा का, ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं और उनका एनालिसिस यानी विश्लेषण भी कर देते हैं बेटे, ठीक है। These methods lead to estimation as measurement of central tendency। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में सेंट्रल टेंडेंसी निकाली जाती है यानी कि मीन, मीडियन, मोड बेटे, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन निकाला जाएगा। मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन फाइंड आउट किया जाएगा बेटे। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड व्हेन यू एस्टिमेट एवरेज हाइट ऑफ सेकेंडरी स्टूडेंट। जब 10th क्लास की हम एवरेज हाइट निकाल रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स निकल कर आएगी बेटे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम डाटा में केवल डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करा कर देते हैं बेटे। डिस्क्रिप्शन का मतलब तो समझते ही हो आप, संक्षिप्त ब्यौरा देना, ठीक है, संक्षिप्त विवरण देना। तो केवल विवरण दिया जा रहा है, इंफॉर्मेशन दी जा रही है, कंक्लूजन या रिजल्ट नहीं निकाला जा रहा। कंक्लूजन का काम होता है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। देखिए, inferential statistics on the other hand refers to all such matter which drawn conclusion related to the universe or population। तो बेटे बेसिकली, ठीक है, inferential statistics में conclusion drawn किया जाता है, निष्कर्ष निकाला जाता है बेटे, ठीक है, on the basis of data निष्कर्ष निकाला जाता है, ठीक है। इन स्टैटिस्टिक्स द टर्म यूनिवर्स और पॉपुलेशन रेफर्स टू एग्रीगेट ऑफ ऑल आइटम। तो आपको तो पता ही है बेटे स्टैटिस्टिक्स में पॉपुलेशन किसे कहते हैं। पॉपुलेशन हम उसे कहते हैं जिनके ऊपर स्टडी की जा रही है। मान लीजिए ये कॉलेज है, कॉलेज में 2000 स्टूडेंट है, तो इन्हें हम पॉपुलेशन कह देते हैं स्टैटिस्टिक्स में, या यूनिवर्स कह देते हैं, ये तो आपको पता है, ठीक है। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स हो गई। तो बेटे स्कोप में दो पार्ट कवर हुए, नेचर, साइंस और आर्ट दोनों है, सब्जेक्ट मैटर, डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अब आ जाइए लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी स्टैटिस्टिक्स की कमियां क्या होती है, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स की कमियां क्या होती है, देखिए। तो सबसे पहली कमी और सबसे बड़ी कमी बेटे, स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट ओनली। तो स्टैटिस्टिक्स में केवल न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन यानी कि मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन या क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को स्टडी किया जाता है। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन जो हो गई बेटे, ठीक है, क्वालिटेटिव जैसे रूरल, अर्बन, व्हाइट, ब्लैक बेटे, ठीक है, रिच, पुअर, इनका मैथ नहीं होता, केवल क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन का ही मैथ होता है। तो पहली लिमिटेशन है स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट ओनली। तो जो स्टैटिस्टिक्स है वो केवल न्यूमेरिकल यानी क्वांटिटेटिव फैक्ट, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को ही स्टडी करती है, बाकियों को स्टडी नहीं करती बेटे। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को स्टडी नहीं करती। तो इसमें बेटे विजडम, ऑनेस्टी, हेल्थ, पैट्रियोटिज्म, जस्टिस, इनका कोई महत्व नहीं होता, ठीक है। ये केवल क्वांटिटेटिव फैक्ट को पढ़ेगा, क्वालिटेटिव को नहीं पढ़ेगा, पहली बड़ी कमी बेटे। सेकंड है स्टडी ऑफ एग्रीगेट ओनली बेटे। तो स्टैटिस्टिक्स को पढ़ने के लिए लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाटा चाहिए बेटे। एक सिंगल फैक्ट या सिंगल न्यूमेरिकल डाटा कभी भी स्टैटिस्टिक्स का निर्माण नहीं करता, जो कि इसकी एक कमी बन जाती है, इसकी कमी के रूप में उभर कर आती है। स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली, कि भाई ये केवल एग्रीगेट डाटा को ही स्टडी करती है, ठीक है, सिंगल डाटा को स्टडी नहीं कर पाती, सिंगल डाटा को रीड नहीं कर पाती, उससे कोई कंक्लूजन नहीं दे पाती। तो statistics study only the aggregation of quantitative fact. It does not study the statistical fact relating to any one unit। तो केवल सिंगल यूनिट या वन यूनिट से जो फैक्ट निकल कर आते हैं उसे ये स्टडी नहीं करती, इसे एग्रीगेशन चाहिए बेटे। सारे डाटा को इकट्ठा करना जरूरी होता है स्टैटिस्टिक्स के लिए बेटे। फॉर एग्जांपल दे रखा है कि इट मे बी स्टैटिस्टिकल फैक्ट दैट योर क्लास टीचर अर्न 50,000 पर मंथ। तो ये बेटे एक स्टैटिस्टिकल फैक्ट है कि भाई आपका टीचर 50,000 पर मंथ कमाता है, बट एज दिस फैक्ट रिलेट टू ओनली वन इंडिविजुअल। बट ये फैक्ट केवल एक इंडिविजुअल से रिलेटेड है, ठीक है। सो इट इज नॉट डीम्ड टू बी अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो इसीलिए इसे सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंडर नहीं लाया जा सकता। एक टीचर की आप बता रहे हो सैलरी, नहीं, जब सारे की एवरेज करके बता दोगे कि भाई एवरेज सैलरी जो हमारा स्कूल पे करता है वो 30,000 है या 25,000 है, तब जाकर बेटे वो स्टैटिस्टिक्स बनेगा। सिंगल फैक्ट कभी भी स्टैटिस्टिक्स का निर्माण नहीं करता बेटे, ठीक है। नेक्स्ट है होमोजेनिटी ऑफ डाटा। होमोजेनिटी को लिख लीजिएगा, हिंदी में सिमिलैरिटी को कहते हैं बेटे सिमिलर। जब सिमिलर चीज होती है तो होमोजीनियस है, अलग अलग है,
डिफरेंट चीज है तो फिर वो हिटेरियोजीनियस कहलाती है, हिटेरियोजीनियस, ठीक है। बट स्टैटिस्टिक्स के लिए हमें हिटेरियोजीनियस चीज नहीं चाहिए, हमें होमोजीनियस चाहिए, सिमिलर डाटा चाहिए, सिमिलर फैक्ट चाहिए होते हैं। तो देखिए होमोजीनिटी ऑफ डाटा, होमोजीनिटी ऑफ डाटा इज असेंशियल रिक्वायरमेंट, असेंशियल मतलब जरूरी, ठीक है, जरूरी। तो बेटे स्टैटिस्टिक्स का निर्माण करने के लिए होमोजीनियस डाटा का होना जरूरी है बेटे, अगर होमोजीनियस डाटा नहीं होते तो फिर स्टैटिस्टिक्स नहीं बन पाती। तो देखिए टू कंपेयर द डाटा, डाटा को कंपेयर करने के लिए इट इज एसेंशियल दैट स्टैटिस्टिक्स आर यूनिफॉर्म इन क्वालिटी, यूनिफॉर्म मतलब समांतर, निरंतर या एक जैसे। तो बेटे स्टैटिस्टिक्स बनने के लिए डाटा का एक जैसा होना बड़ा जरूरी है, एक जैसी क्वालिटी, यूनिफॉर्म क्वालिटी, कंटिन्यूअस क्वालिटी होना जरूरी है। डाटा ऑफ डाइवर्स क्वालिटी, अलग अलग नेचर के डाटा, ठीक है, विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो डाटा होते हैं, एंड काइंड कैन नॉट बी कंपेयर। तो जब डाटा अलग हो जाते हैं तो फिर उन्हें कंपेयर नहीं कर पाते हम, केवल होमोजीनियस डाटा को ही हम कंपेयर कर पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ होमोजीनिटी एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट होता है, बहुत जरूरी चीज है बेटे, बिना होमोजीनिटी के स्टैटिस्टिक्स का निर्माण नहीं हो पाता। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन, जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन होता है इट कैन नॉट बी कंपेयर विद द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ, तो उसे क्लॉथ के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता बेटे। फूड ग्रेन का प्रोडक्शन अदर फूड ग्रेन से ही कंपेयर किया जाएगा। भाई राइस का प्रोडक्शन आप व्हीट से कर सकते हो, बाजरा से कर सकते हो, ठीक है, या किसी और फूड आइटम से कर सकते हो, उसका क्लॉथ के साथ कोई कंपैरिजन नहीं बनता बेटे। तो इसीलिए कहा गया है कि भाई स्टैटिस्टिक्स के लिए होमोजेनिटी का होना जरूरी होता है। फोर्थ है रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज। तो सम टाइम बेटे जो रिजल्ट होते हैं वो ट्रू होते हैं बट केवल एवरेज बेस पे। मैंने बताया था कि भाई स्टैटिस्टिक्स में जब भी आपका आंसर निकल कर आए तो लास्ट में आप ब्रैकेट में अप्रोक्सीमेटली लिख देते हो, मैंने बताया हुआ है आपको। अप्रोक्सीमेटली का मतलब होता है लगभग, एग्जैक्ट वो चीज तो नहीं होना। अब जैसे मान लीजिए एक क्लास में 50 स्टूडेंट है, दूसरे में 51 स्टूडेंट है, अब मैं दोनों की एवरेज निकालू तो आएगा 50.5 स्टूडेंट। ये तो बेटे बड़ी फनी चीज हो जाएगी, क्योंकि स्टूडेंट्स का भी आपका थोड़ी नहीं हो सकता, 50.5 थोड़ी नहीं हो सकता बेटे, तो फनी चीज हो जाएगी। तो इसलिए कहा जाता है स्टैटिस्टिक्स में जो रिजल्ट है ना वो ट्रू होते हैं ओनली ऑन एवरेज बेसिस पर। भाई एग्जैक्टली हम उसे ट्रू नहीं कह सकते बट वो एवरेज बेसिस पर ट्रू माने जाते हैं। तो मोस्ट स्टैटिस्टिकल फाइंडिंग आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज बेसिस। तो ये कह रहे हैं ज्यादातर स्टैटिस्टिकल फैक्ट जो निकल कर आते हैं वो एवरेज बेसिस पर ही ट्रू माने जाते हैं। They express only the broad tendency, वो केवल जो broad tendency है वही दिखा पाते हैं, small tendency को नहीं दिखा पाते। Unlike the law of natural science, ठीक है, statistical observation are not error free, ठीक है। तो बेटे देखिए जो नेचुरल साइंस होता है वो तो हमेशा एरर फ्री होता है, उसमें कोई एरर देखने को नहीं मिलती, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में कई बार एरर देखने को मिल जाती है। तो ये नेचुरल साइंस की तरह नहीं होता कि एरर फ्री हो जाए, ठीक है। दे आर नॉट ऑलवेज वैलिड अंडर ऑल कंडीशन। जो स्टैटिस्टिकल फैक्ट है वो हमेशा वैलिड नहीं होते सभी कंडीशन में। स्टैटिस्टिकल फैक्ट हमेशा एक पर्टिकुलर कंडीशन को देखकर निकाले जाते हैं बेटे। मान लीजिए आपने समर टाइम में कोई डाटा इकट्ठे किया, उन्हें आप विंटर टाइम में नहीं दिखा सकते क्योंकि समर अलग सीजन होता है, विंटर अलग होता है बेटे, तो अलग अलग होते हैं वो। तो ये जो स्टैटिस्टिकल फैक्ट होते हैं सभी कंडीशन पे खरे नहीं उतर पाते, सभी कंडीशन में इक्वल रिजल्ट नहीं दे पाते, ठीक है। फॉर एग्जांपल दे रखा है बेटे, ठीक है, पर कैपिटा इनकम इन इंडिया इज 50,000 पर एनम, कि भाई पर कैपिटा इनकम बता रखा है 50,000। इट डज नॉट मीन दैट, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हर व्यक्ति इंडिया में 50,000 कमाते हैं बेटे। इंडिया में तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो बेचारे रात को भूखा पेट सोते हैं और जिनके पास बहुत खाने के भी पैसे नहीं। तो कहने का मतलब है कि भाई जो स्टैटिस्टिक्स हमें रिजल्ट निकाल के देते हैं वो एवरेज बेसिस पर ही ट्रू होते हैं, एग्जैक्टली ट्रू नहीं हो पाते बेटे। फिफ्थ है विदाउट रेफरेंस, बिना रेफरेंस दिए। रेफरेंस समझते हो ना बेटे, कि जहां से भी ये डाटा मिले हैं उसका रेफरेंस देना। जैसे मान लीजिए वर्ल्ड बैंक ने कोई रिपोर्ट छापी है तो उस रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक का रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो भारत का स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है उसने कोई रिपोर्ट छापी है तो उसका रेफरेंस दिया जाएगा। आप अगर कोई डाटा बना रहे हो या बता रहे हो और उसके साथ रेफरेंस नहीं दे रहे हो तो फिर उन डाटा को स्वीकार नहीं किया जाएगा। स्टैटिस्टिकल फैक्ट के साथ स्टैटिस्टिकल डाटा के साथ रेफरेंस देना बड़ा जरूरी है भाई, कि किसके अकॉर्डिंग ये डाटा निकल कर आए, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग या आईएमएफ के अकॉर्डिंग या आरबीआई के अकॉर्डिंग,
या सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग ये डाटा है, किसकी रिपोर्ट है बेटे, तो रेफरेंस देना बड़ा जरूरी हो जाता है यहाँ पर। देखिए विदाउट रेफरेंस, बिना रेफरेंस दिए, विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में भी प्रूव रॉन्ग, ठीक है, तो बिना रेफरेंस के बेटे जो रिजल्ट है वो आपके रॉन्ग हो जाएंगे, रिजल्ट में प्रूव रॉन्ग, रिजल्ट आपके रॉन्ग हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे बेटे। देखिए कि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कंक्लूजन प्रिसाइजली, तो कंक्लूजन को अच्छे से समझने के लिए, प्रिसाइजली समझने के लिए बेटे, इट इज नेसेसरी दैट द सर्कमस्टेंस एंड कंडीशन अंडर व्हिच these conclusion have been drawn are to be studied। तो बेटे डाटा को प्रिसाइजली समझने के लिए उन कंडीशन और उन सर्कमस्टेंस को स्टडी किया जाता है जिनमें ये कलेक्ट किए गए थे, अदरवाइज उन्हें हम रॉन्ग मान लेते हैं, यानी बिना रेफरेंस के हम डाटा को रॉन्ग मानकर चलते। भाई रेफरेंस का होना बड़ा जरूरी है उसके साथ। फॉर एग्जांपल देखिए, इन द बिजनेस ऑफ क्लॉथ, क्लॉथ के बिजनेस की बात हो रही है, कपड़ों के बिजनेस की बात हो रही है बेटे, प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग 3 इयर्स मे बी 1000, 2000 एंड 3000 रिस्पेक्टिवली। तो जो आपने प्रॉफिट कमाया वो हो सकता है 1000, 2000 और 3000। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ इन द पेपर बिजनेस, पेपर के बिजनेस में बेटे प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द सेम 3 इयर्स में बी 3000, 2000, 1000। तो देखिए एक बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया 1000, 2000, 3000 और दूसरी कमाया 3000, 2000 और 1000, यानी एक तो ग्रोथ की तरफ जा रहा है, दूसरा डिक्लाइन की तरफ जा रहा है बेटे, ठीक है, लेकिन दोनों की जो एवरेज इनकम निकल कर आएगी वो 2000 निकल कर आएगी। आप कहोगे भाई दोनों बिजनेस की इनकम 2000 है, दोनों सेम ग्रो कर रहे हैं, बट ये रिजल्ट सही नहीं है बेटे। आपको बताना पड़ेगा भाई कि एक की सेल तो इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखा रही है 1000, 2000, 3000, जबकि दूसरे की जो सेल है वो डिक्रीजिंग ट्रेंड दिखा रही है 3000, 2000, 1000, यानी जो नेक्स्ट ईयर होगा एक कंपनी को तो 4000 प्रॉफिट हो जाएगा और दूसरी को केवल 500 होगा। तो रेफरेंस होना बड़ा जरूरी होता है, ठीक है। पांचवी लिमिटेशन है, रिमेंबर ये हम लिमिटेशन पढ़ रहे हैं बेटे, स्टैटिस्टिक्स यानी स्टैटिस्टिक्स की कमियां, ठीक है। पांचवी लिमिटेशन देखिए आप, ये कह रहे हैं आपसे कि इट कैन बी यूज्ड ओनली बाय एक्सपर्ट। तो स्टैटिस्टिक्स का यूज केवल एक एक्सपर्ट ही कर सकता है, लेमैन या कॉमन मैन नहीं कर पाते बेटे। सो दे कैन ओनली यूज्ड बाय एक्सपर्ट, तो एक्सपर्ट्स ही इनका यूज कर सकते हैं, कोई सिंपल मैन या कॉमन मैन इनका यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए his statistics can be used only by those person who have special knowledge बेटे। तो स्टैटिस्टिक्स का यूज केवल उन्हीं लोगों के साथ किया जाता है जिनके पास स्पेशल नॉलेज और अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं। जो इग्नोरेंट पर्सन होते हैं, इग्नोरेंट का मतलब होता है बेटे अज्ञान, तो अज्ञान व्यक्ति जो होते हैं जिन्हें स्टैटिस्टिक्स का ज्ञान नहीं होता वो इन इंफॉर्मेशन का यूज नहीं कर पाएगा। तो स्टैटिस्टिक्स सबके लिए नहीं है, केवल एक्सपर्ट्स के लिए, यही इसकी एक लिमिटेशन बन गई कि भाई हर कोई इसका यूज नहीं कर पाता, केवल एक्सपर्ट ही कर पाते थे। So it can be said that the data in the hand of unqualified person may be like a medicine in the hand of quack who may abuse it बेटे, ठीक है। तो इसीलिए कह रहे भाई कि जब ये स्टैटिस्टिकल डाटा एक अनक्वालिफाइड पर्सन के हाथ में चले जाते हैं तो फिर उसका मिसयूज भी हो सकता है, उसका गलत प्रयोग भी हो सकता है। इसलिए स्टैटिस्टिकल डाटा को हमेशा एक्सपर्ट्स के हाथों में ही होना चाहिए। और सेवंथ है बेटे प्रोन, ठीक है, जो सेवंथ आपका लिमिटेशन है प्रोन टू मिसयूज। भाई स्टैटिस्टिकल डाटा से कई बार मिस यूज भी कर लिया जाता है, गलत यूज भी कर लिया जाता है बेटे। देखिए क्योंकि स्टैटिस्टिकल डाटा न्यूमेरिकल फॉर्म में होते हैं तो आसानी से बेटे इनमें गड़बड़ की जा सकती है, विंडो ट्रेसिंग की जा सकती है। भाई 500 को 5000 बनाने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक जीरो तो ऐड करनी है, ठीक है, या 500 को 5 लाख बनाने में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा बेटे। तो इन डाटा का आसानी से मिस यूज किया जा सकता है, यही इसकी लिमिटेशन है। So misuse of statistics is very common। तो बेटे स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज होना एक आम बात है, कॉमन सी बात है बेटे। स्टैटिस्टिक्स में यूज टू सपोर्ट अ प्री ड्रॉन कंक्लूजन, मैंने पहले से कोई कंक्लूजन निकाल रखा है उसे सपोर्ट करने के लिए मैं डाटा को आसानी से मैनिपुलेट कर सकता हूँ, आसानी से चेंज कर सकता हूँ बेटे। तो स्टैटिस्टिकल डाटा का आसानी से मिसयूज हो सकता है बेटे। तो हमने स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स खत्म कर दिया। स्कोप में बेटे हमने 3 वैलिड पॉइंट पढ़े, नेचर, नेचर में साइंस और आर्ट दोनों आया, सब्जेक्ट मैटर, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, इन्फ्रेंशियल, इन्फ्रेंशियल जिससे कंक्लूजन निकाला जाता है, डिस्क्रिप्टिव जो पहली 4 स्टेज होती है जिसमें डाटा को कलेक्ट किया जाता है, उनका डिस्क्रिप्शन दिया जाता है,
डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहलाती है और लिमिटेशन बेटे। अब आ जाइए इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स यानी स्टैटिस्टिक्स के महत्व, स्टैटिस्टिक्स के महत्व यानी कि लाभ आ रहे हैं अब आपके सामने स्टैटिस्टिक्स के, देखिए बेटे। और ये लाभ करते ही आपका लेसन फिनिश हो जाएगा बेटे, ठीक है। टाइम कितना हमारे पास अभी है, हमारे पास समय। इंपॉर्टेंस देख लेते हैं बेटे, लाभ, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। पहली इंपॉर्टेंस है बेटे क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो बेटे जो स्टैटिस्टिक्स है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो हमारे सामने आती है, आर्थिक समस्याएं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब होता है आर्थिक समस्याएं। तो जो आर्थिक समस्या हमारे सामने आते बेटे उसका क्वांटिटेटिव सॉल्यूशन प्रोवाइड कराकर देती है। तो क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन, ठीक है, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है, आर्थिक समस्याएं आते बेटे, उनकी क्वांटिटेटिव सॉल्यूशन या क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन प्रोवाइड कराकर हमें देती है, पहला इसका लाभ है। तो कंसीडर एनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, बी इट द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, द प्रॉब्लम ऑफ प्राइस और द प्रॉब्लम ऑफ एक्सपोर्ट बेटे। तो कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, चाहे वो बेटे पॉपुलेशन की हो, अनएम्प्लॉयमेंट की हो, प्राइस की हो या एक्सपोर्ट अगर हमारे कम हो जाते हैं उसकी प्रॉब्लम हो। द फर्स्ट टास्क ऑफ एन इकोनॉमिस्ट इज टू अंडरस्टैंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्रॉब्लम। तो बेटे जो भी प्रॉब्लम आती है सबसे पहले उसका मैग्नीट्यूड समझा जाता है। मैग्नीट्यूड समझते हो ना बेटे, हाई या लो, कि कोई प्रॉब्लम जो है वो कितनी ज्यादा लेवल पर आ चुकी है या फिर अभी वो बड़े लेवल पर नहीं आई, हाई या लो बेटे, कम या ज्यादा। तो जब भी हम किसी चीज को कम या ज्यादा कहते हैं भाई, तो इसका मतलब हम उसका मैग्नीट्यूड स्टडी कर रहे हैं बेटे, मैग्नीट्यूड हम उसकी स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो भी प्रॉब्लम हमारे पास आती है, इकोनॉमिस्ट उसका मैग्नीट्यूड जानना चाहते हैं कि वो प्रॉब्लम कितनी ज्यादा सीरियस है, ठीक है, कम सीरियस है या ज्यादा सीरियस है बेटे, ठीक है, ये देखा जाता है। अब जैसे कोरोना काल आप देखिए, ठीक है, पिछले साल सितंबर के बाद बेटे सब चीजें खुल गई, स्कूल वगैरह सब खुल गए थे, क्योंकि उस टाइम पे केस आ रहे थे लेकिन कम आ रहे थे, बहुत कम, इक्का दुक्का ही केस आ रहे थे, ज्यादा केस नहीं आ रहे थे। पूरे देश के अंदर 8 या 10 हजार केस थे, जो ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जैसे इस साल में हम मार्च और अप्रैल के टाइम में पहुंचे तो केस लगातार बढ़ने शुरू हो गए, 2.5 लाख 4 लाख केस होने शुरू हो गए, यानी जो प्रॉब्लम थी वो ज्यादा बढ़ चुकी थी, उसका मैग्नीट्यूड हाई हो चुका था, जिसके कारण कुछ मेजरमेंट के गवर्नमेंट ने फिर से लॉकडाउन लगाया भाई, फिर से स्कूल्स वगैरह बंद किए, फिर से मार्केट बंद की बेटे। तो इस तरह से मैग्नीट्यूड देखा जाता है हर प्रॉब्लम का कि वो कितने ज्यादा सीरियस है बेटे, ठीक है। तो इकोनॉमिस्ट यही करते हैं। फॉर एग्जांपल बेटे अनएम्प्लॉयमेंट जो होते हैं वो देखा जाता है भाई कितने लेवल पर है, किसी देश में दो, चाइना में 3% अनएम्प्लॉयमेंट है, इंडिया में 20% के आसपास है बेटे, तो इंडिया में ज्यादा सीरियस है ये प्रॉब्लम, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स आपको किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम का क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन प्रोवाइड कराकर देते बेटे, पहला फायदा। सेकंड है इंटरसेक्टोरल। इंटर यानी कि एक दूसरे, एक होता है इंट्रा, INTRA, इंट्रा, इंट्रा का मतलब होता है विद इन द फर्म, खुद का खुद के साथ ही कंपेयर कहलाता है इंट्रा कंपैरिजन बेटे। एक होता है इंटर, इंटर यानी कि खुद का किसी दूसरे के साथ कंपेयर, एक सेक्टर का दूसरे सेक्टर के साथ कंपेयर करना बेटे, इंटर, ठीक है। तो इंटर सेक्टोरल कंपैरिजन में हमें सहायता करती है, तो इंटर सेक्टोरल एंड इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन बेटे। तो कंपैरिजन में हमारी सहायता करती है, तो हम बेटे दूसरे सेक्टर के साथ, भाई एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर के साथ कंपैरिजन किया जा सकता है बेटे। तो देखिए इकोनॉमिस्ट डू नॉट स्टॉप merely the quantitative expression, they would try to further comprehend it through intersectoral and intertemporal comparison। तो बेटे स्टैटिस्टिक्स जो होते हैं स्टैटिस्टिशियन, वो इंटरसेक्टोरल और इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन भी करते हैं। इंटरसेक्टोरल कंपैरिजन के लिए बेटे वो डिफरेंट सेक्टर का कंपेयर करते हैं, ठीक है, और एनालाइज करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को बेटे, ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड जानने की कोशिश करते हैं बेटे। वो जानना चाहते हैं कि कितनी परसेंट रूरल पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड है और कितनी परसेंट अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है। तो इंटर सेक्टर में एक सेक्टर का दूसरे सेक्टर के साथ कंपेयर किया जाएगा, फिर हर सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट निकाली जाएगी, रूरल की अलग, अर्बन की अलग बेटे। अब देखिए इंटरटेम्पोरल क्या होता है, इसमें देखिए इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन मींस अंडरस्टैंडिंग ऑफ चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम ओवर टाइम। तो इंटरटेम्पोरल का मतलब होता है कि समय के साथ, टाइम के साथ कोई प्रॉब्लम कितनी ज्यादा बढ़ रही है, इंटरटेम्पोरल।
कि भाई समय के साथ प्रॉब्लम जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना बढ़ रहा है, वो हाई हो रहा है या कम हो रहा है, लो हो रहा है, ठीक है। तो इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन मींस अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझना, ठीक है, समझना, अंडरस्टैंड करना कि जो मैग्नीट्यूड है उस प्रॉब्लम का समय के साथ बेटे कैसा होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है या घटता जा रहा है। दिस वुड मीन मेकिंग अ कंपैरिजन ओवर डिफरेंट प्लान पीरियड। तो इसमें बेटे डिफरेंट प्लान पीरियड में कंपेयर किया जाएगा और फिर निकाला जाएगा। सेकंड लाभ है, थर्ड लाभ है वर्किंग द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बेटे। तो स्टैटिस्टिशियन जो होते हैं हमेशा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जानने की कोशिश करते हैं। कॉज मतलब कारण और इफेक्ट मतलब उसका प्रभाव कि किसके कारण क्या चीज निकल कर आई। जैसे बेटे प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड घटती है और प्राइस घटते हैं तो डिमांड बढ़ती है। किसी प्रोडक्ट के प्राइस कम होते हैं, आप उसकी ज्यादा क्वांटिटी खरीदते हो यानी डिमांड बढ़ा देते हो। किसी प्रोडक्ट के प्राइस बेटे कम होते हैं तो आप उसकी डिमांड बढ़ा देते हो। तो इस तरह से कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्टडी करना ये भी स्टैटिस्टिशियन का काम होता है, ठीक है। सो वर्क आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो स्टैटिस्टिक्स आपको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बेटे बनाकर देती है, ठीक है, निकाल कर देती है। फोर्थ है कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज एंड इकोनॉमिक मॉडल। सिंपल सी बात है बेटे, जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं, रिसर्च करते हैं बेटे, विभिन्न इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो उन इंफॉर्मेशन के प्रभाव से, उन इंफॉर्मेशन की सहायता से हम इकोनॉमिक मॉडल्स या इकोनॉमिक थ्योरियां तैयार करते हैं। अब फादर ऑफ इकोनॉमिक कहा जाता है एडम स्मिथ को, ये बात आप ध्यान रखोगे एज अ इकोनॉमिक स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ इज अ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो उन्होंने बहुत सारी थ्योरियां दी है बेटे, गिन भी नहीं पाएंगे हम जितनी थ्योरियां दी है बेटे। तो उन्होंने ये थ्योरियां कैसे दी भाई, पहले उन्होंने ऑब्जर्व किया, आंकड़े इकट्ठे किए, डाटा कलेक्ट किया हर चीज से रिलेटेड बेटे, इंपोर्ट से, एक्सपोर्ट से रिलेटेड, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, पॉपुलेशन से रिलेटेड, और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी थ्योरियां बनानी शुरू की बेटे। तो थ्योरियां बनाने के लिए या मॉडल तैयार करने के लिए हमें स्टैटिस्टिक्स की आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए बेटे इसका चौथा फायदा है कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी एंड इकोनॉमिक मॉडल। कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज एंड इकोनॉमिक मॉडल बेटे। तो हम स्टैटिस्टिक्स की सहायता से इकोनॉमिक मॉडल और इकोनॉमिक थ्योरियां बताते बेटे, क्योंकि इससे हमें रिलेशनशिप पता चलता है बिटवीन डिफरेंट सेट ऑफ डाटा, ठीक है, और कंक्लूजन हम निकालते हैं बेटे, ठीक है। जैसे एक वेल नोन रिलेशनशिप है बेटे प्राइस और डिमांड की, ठीक है, ये भी हमें स्टैटिस्टिक्स से ही पता चलता है। फिफ्थ एडवांटेज देखिए इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। इकोनॉमिक फोरकास्टिंग बेटे, फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है हिंदी में, भविष्यवाणी करना बेटे, भविष्यवाणी करना। तो भाई इकोनॉमिक डाटा के आधार पर हम बिजनेस से रिलेटेड फोरकास्टिंग कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं। भाई मान लीजिए मैंने पिछले 5 साल का ट्रेंड उठा लिया अपनी कंपनी के, भाई मेरी एक कंपनी है उसके प्रॉफिट मैंने देख लिए पिछले 5 साल कैसे हो रहे, मैंने ऑब्जर्व किया भाई कि हर साल मेरे प्रॉफिट 10% से बढ़ जाते हैं। तो सिंपल सी बात है मैं फोरकास्टिंग कर सकता हूँ कि इस साल भी मेरे जो प्रॉफिट है वो 10% से बढ़ जाएंगे बेटे। तो स्टैटिस्टिक्स की सहायता से हम फोरकास्टिंग भी कर सकते हैं बिजनेस में। आपको तो पता ही बेटे बिजनेस में फोरकास्टिंग की जाती है, ठीक है। एक साल पहले कंपनियां बता देती है कि इस साल हमारा क्या टारगेट रहने वाला है, इस साल हमें कितनी परसेंटेज सेल या कितनी परसेंटेज प्रॉफिट अचीव करना है बेटे। वो किसकी सहायता से होता है, स्टैटिस्टिक्स की सहायता से होता है बेटे, ठीक है। क्योंकि तो पिछले 5-6 साल के वो स्टैटिस्टिक्स आंकड़े इकट्ठे कर लेते हैं और बता देते हैं भाई अगले साल हम क्या करने वाले हैं। तो फोरकास्टिंग में हेल्प करते हैं बेटे। सिक्स है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। तो बेटे पॉलिसियां बनाती है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट विभिन्न विभिन्न पॉलिसियां तैयार करते हैं भाई। जब गवर्नमेंट को पता लगता है अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है बेटे, तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए, बेरोजगारी को भगाने के लिए पॉलिसी तैयार करेगी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को पता लगता है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है भाई, तो पॉपुलेशन कम करने के लिए अवेयरनेस फैलाएगी बेटे, ठीक है, हम दो हमारे दो जैसी स्कीम चलाएगी बेटे, ठीक है। तो इस तरह से इकोनॉमिक डाटा की सहायता से गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसियां भी तैयार करती है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी पॉलिसी बनाती है बेटे, ठीक है, और साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अपनी पॉलिसी बनाती है, और किसकी सहायता से, केवल स्टैटिस्टिक्स की सहायता से बेटे। और लास्ट है इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। हमें बेटे इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलन, और संतुलन वहां होता है जहां डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल होती है, ठीक है। तो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम भी हमें प्राप्त करने में सहायता मिलती है थैंक्स टू द स्टैटिस्टिक्स। इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम जहां पर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होता है, क्योंकि जब डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल होगा वहां प्राइस स्टेबल रहेंगे, प्राइस स्थिर रहेंगे।
जैसे डिमांड बढ़ते बेटे प्राइस बढ़ने शुरू हो जाते हैं, और जैसी सप्लाई घटती है तो भी प्राइस बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अब जैसे बेटे जो तेल है आपका सरसों का तेल, लगातार बताऊं क्यों महंगा होता जा रहा है, उसके दो कारण है बेटे। एक तो उसकी डिमांड का बढ़ना, डेफिनेटली उसकी डिमांड बढ़ रही है क्योंकि देखिए कोरोना काल में लोगों की इनकम डाउन हुई है। इनकम डाउन होने से बेटे लोगों ने बाहर खाना पीना बहुत कम किया है, घरों में ही लोग बेटे आजकल डिशेस वगैरह बनाना पसंद करते हैं, और जो भी डिश हो तेल का बहुत ज्यादा यूज होता है बेटे, तो डिमांड बढ़ी, ठीक है। और इनकम घटी, इनकम घटने के कारण हो सकता है कई लोग घी, जो देसी घी होता है उसका बहुत कम प्रयोग करें, और बेटे तेल का प्रयोग ज्यादा करें, ठीक है। तो डिमांड बढ़ी, और दूसरा उसका सप्लाई भी बेटे घटी है। किसान आंदोलन चल रहा है भाई, तो बहुत सारे किसान किसान आंदोलन में चले गए, जिसके कारण वो फसल नहीं बो पाए या फसल नहीं लगा पाए, ठीक है। जिसके कारण बेटे प्रोडक्शन इतना नहीं हो पाया, प्रोडक्शन नहीं हो पाया तो सप्लाई गिर गई बेटे, ठीक है। सरसों की सप्लाई गिर गई, जिसके कारण सरसों तेल और महंगा होता जा रहा है बेटे, ठीक है। तो इसी साल जनवरी या फरवरी के आसपास बेटे सरसों का तेल 115 120 के आसपास था, और आज 180 या 190 है बेटे, ठीक है। पहले जब कोरोना आया था पिछले साल, तो उस समय तो केवल 90 रुपए पर लीटर ही था बेटे, तो काफी ज्यादा इसके है। तो अगर हम स्टैटिस्टिक्स आंकड़े हमारे पास हो तो हम बेटे डिमांड और सप्लाई को इक्वल कर सकते हैं और प्राइस को स्टेबल रख सकते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स का ये भी यूज हमारे लिए होता है बेटे। तो ये थी इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फर्स्ट लेसन जो है बेटे उसका रिवीजन अब कंप्लीट हो चुका है। कल हम सेकंड लेसन का रिवीजन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम स्टैटिस्टिकल डाटा को कैसे कलेक्ट करते हैं वो पढ़ेंगे, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स पढ़ेंगे बेटे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, दिस क्लास इज ओवर। थैंक यू बेटे, थैंक्स अ लॉट।